नमस्कार दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आईबीपीएस का आपका नोटिस आया है और इसकी आपको जानकारी भी होगी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक एक चीज़ को आपको देखना है, चीज़ों को समझना है, कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल आज आपको यहाँ पर श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आपको दी जा रही है। और क्लासों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपकी तैयारी करवाई यहाँ पर जाएगी, कैसे क्लासें यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल यहाँ पर आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। तो बड़े ध्यान से आप देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपको जब तक नहीं है तो 10% मामला तो आपका वहीं पर बेकार हो जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़े विकास सर, और विकास सर आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज आपको जानकारी देंगे, एग्जाम के बारे में बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एज के बारे में बताएंगे, कहां से कितनी सीटें, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और पूरी जानकारी को आप लें और यहां पर जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल दिल खोल के और मेहनत करने लग जाएं, ताकि आपकी जो मंजिल है वो आपको मिल जाए। तो विकास सर आपको पूरी जानकारी यहां पर आज देने वाले हैं, किस टाइप से आपको पूरी चीजें देखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में आईबीपीएस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि आपकी वैकेंसी लगभग 10,500 जो वैकेंसी आपके लिए डिक्लेयर कर दी गई है। तो इस वैकेंसी में आपको क्या फ़ायदा है, जो भी मेरे प्यारे साथी है सर, जिनको हिंदी इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बेस्ट। हाँ बिल्कुल सर, जिनकी अगर इंग्लिश से जिनको डर लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। तो पूरी जानकारी अभी दी जाएगी कि जिनको इंग्लिश से डर लगता है वो भी इस एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको आज बताने वाले हैं। बस आप जुड़ते जाइए और चीज़ों को देखते जाइए। तो पहले आप एक बार इस सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और जो भी मेरे प्यारे साथी बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई कैशियर बनना चाहता है तो कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, और बैंक में एसी के रूम में बैठकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। साथ के साथ इसकी तैयारियों के बारे में आरसीएम सर बताएंगे कि कैसे श्री जी क्लासेज से आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जो नोटिफिकेशन निकला है ये आईबीपीएस के द्वारा निकाला जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि साल भर में लगभग 4 वैकेंसियाँ तो इसकी फिक्स है, जिसमें कि हम बात करते हैं तो सर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की ये अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा इसमें वैकेंसी आती है आईबीपीएस क्लर्क की और आईबीपीएस पीओ की। तो आरआरबी का मतलब होता है जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे कि आपके गांव में होंगे। राजस्थान की बात करें तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक आपने नाम सुना होगा, मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ये राजस्थान के बैंक है। इसी प्रकार राज्य जो है भारत के सभी राज्यों में अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और जहाँ पर भी हिंदी भाषा आप चलती है उस हिंदी भाषा का हम सेलेक्ट करके हमारे मेंस में जिसको भी इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये बहुत अच्छा पेपर रहने वाला है, बहुत अच्छा सपना साबित करने का मौका है। जिसको इंग्लिश नहीं आती फिर भी वो जाना चाहता है बैंक में, तो उनके लिए सपना साकार करने का मौका है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। और बताइए सर, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें आप देखते जाए, पूरा नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए, कहाँ से कितनी पोस्ट हैं, पूरी चीज़ों को आज बताएंगे ताकि डिटेल में पूरी जानकारी आपको मिल सके। के साथ नोटिफिकेशन भी आपको भेज दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चीज़ों को देखें आप क्या है। हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखें आपका क्या है। नॉर्मल वही चीज़ें जो हर एग्जाम में आपकी होती है। कैंडिडेट मस्ट भी आइदर यहाँ पर सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या बात करें नेपाल का होगा वो भी चलेगा, भूटान का होगा वो भी चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और एज का है मेन फंडा क्या है, एज का है, क्योंकि अभी 2 साल तो कोरोना काल ने जो अंतिम पड़ाव पर चल रहे थे उनके खराब कर दिए। तो विशेष ध्यान देंगे कितनी एज है और क्या आपका मामला है। तो एज की बात करें तो 1 जून 2021 तक, 1 जून 2021 तक 1 जून 2021 तक अगर बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट थर्ड की हम बात करते हैं तो ऑफिसर स्केल थर्ड में सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपकी एज 21 साल से
21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 साल से कम होनी चाहिए। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि जो आपका ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर है उसके लिए आपकी 21 साल से तो क्या होनी चाहिए ज़्यादा, और 40 साल से आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और तो यहाँ पर देखो एज में भी मामला बड़ा जबरदस्त, काफी लिमिट आपको दी हुई है, कोई किसी प्रकार की कंजूसी यहाँ पर नहीं की गई है। और बात कर रहा है, देखें इसमें आपका जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बात करा 1981 से 2000 तक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप एग्जाम दे सकते हो। तो देखो पूरी चीज उसने दी हुई है। और बात करा ऑफिसर स्केल आपके सेकंड मैनेजर की बात करें तो इसकी आपकी एज है 21 साल से 32 साल तक आप इसे दे सकते हो। और अलग अलग कैटेगरी की जो भी छूट होगी वो भी यहाँ पर अपन बात करेंगे, चीज़ों को देखते जाए। तो आगे हम बात करते हैं जो अभी हाल ही में अपने फोरम निकले हैं, उस फोरम में मेन बात करते हैं जो भी बच्चे ये स्केल और स्केल सेकंड और स्केल थर्ड की बात करते हैं तो ये कैटेगरी होती है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, कोई एक्सपीरियंस कोई भी कैशियर है या कोई भी बाबू है, उनके लिए ये वैकेंसी होती है। जो अपने प्रेस कैंडिडेट है जिनकी हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिसर असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़, इसकी हम बात करते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। अगर सर हम बात करते ऑफिसर स्केल फर्स्ट की तो ये होता है सर आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ का मतलब होता है कि जो भी आपके बैंक मैनेजर होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, उन बैंक मैनेजर को बोला जाता है आरआरबी पीओ। रूरल जो बैंक होते हैं उनमें ये बनता है स्केल फर्स्ट से बैंक का पीओ। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर ये बात कर रहा है और असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर जो आपका एज दिया हुआ है वो है 18 साल से 30 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1991 से 2003 तक, तो वो जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसकी हम बात करेंगे तो इसकी डिटेल्स भी जानेंगे कि स्केल फर्स्ट में क्या क्या होता है, कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, पेपर कैसा होता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू क्या क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम सिलेबस के भी बारे में बात करेंगे। एक बार अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो दबाकर शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आगे हम बात करते हैं इसी में ऑफिसर असिस्टेंट। तो ऑफिसर असिस्टेंट का मतलब होता है क्लर्क। जो क्लर्क की जो पोस्ट होती है आरआरबी क्लर्क बात करते हैं उसी को बोला जाता है ऑफिसर असिस्टेंट या मल्टीपर्पज, जो इसकी पोस्ट का नाम है। अगर इसकी एज की हम बात करते हैं साथियों तो इसकी एज है 18 साल से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए। जिस भी बच्चे की या स्टूडेंट की 18 साल से 28 साल के बीच एज है, मतलब 1993 के बाद 2003 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कैटेगरी वाइज इसमें बात करते हैं तो छूट दी जाती है, तो वो छूट दी जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी और एसटी बच्चों के लिए इस एज में। और एससी जो कैंडिडेट है उनको जो छूट दी जाएगी, आपकी कितने साल की छूट जाएगी यहाँ पर अगर देखें तो पूरा आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर कितने साल की, 5 साल की छूट है। फिर जो आपके बैकवर्ड क्लासेज है, जैसे बात करें ओबीसी की अगर बात करें तो उसे कितने साल की छूट है, आपकी 3 साल की आपकी छूट है। और पर्सन विद बेंचमार्क ये बात करें, जैसे विकलांग वाले की बात करें तो उसे कितने साल की छूट है, आपकी 10 साल की आपकी छूट है। तो ये भली बात है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक सर्विसमैन की यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आपकी कितनी है, यहाँ पर बात करें पीरियड ऑफ सर्विस डिफेंस वाला जो है तो यहाँ पर कितनी है आपकी 3 ईयर, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट का अलग दिया हुआ है, उसमें कितनी है 50 ईयर तक है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज कितनी है 50 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं एक सर्विस के लिए। तो ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए ताकि फॉर्म भरते समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुख दुविधा आपके दिमाग में ना रहे। तो इस एज के क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई एज की बात। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो एज के बारे में हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं तो ये कैटेगरी वाइज दे रखा है आपको कैसी क्या लगाना है। यदि आपके पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर लगेगा साथियों। ऐसा नहीं आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट पहले बना लो, उसके बाद ही आपका फॉर्म माना जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और सर्टिफिकेट नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसी में साथियों तो आगे बात करते हैं इसमें, तो देखिए आप
जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, तो ये सारे रूल्स दिए गए हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको भेज देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क वाली ये है, और ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की ये अब यहाँ पर दोनों पोस्टों के लिए बात करें, ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें, तो ये है आपका असिस्टेंट मैनेजर। इसकी बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। या अगर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी अगर डिग्री है, जैसे बात करें बीए, अगर कोई सी भी डिग्री है आपकी, तो यहाँ पर वो इसे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर ऑफिसर स्केल की अगर बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपकी अगर आपने जैसे बीए वगैरह किया हुआ है, जैसे बात करें कोई भी आपकी ग्रेजुएट हो, आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सभी डिपार्टमेंट की बात कर ली, चाहे वो एग्रीकल्चर से उसने बीएससी की हो, हॉर्टिकल्चर से की हो, फॉरेस्ट्री से की हो, एनिमल हस्बेंड्री से की हो, इन सभी के लिए ये किया जाएगा। साथ के साथ उसमें कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए साथियों। कंप्यूटर नॉलेज इसमें की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। आपने बैंकों में देखा होगा कि बिना कंप्यूटर वहाँ पर कोई काम नहीं होता, कंप्यूटर भी सारा काम करना पड़ता है। तो आपके पास यदि कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप कंप्यूटर नॉलेज लेने के लिए आप RSIT वगैरह कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कंप्यूटर डिग्री नहीं चाहिए, केवल आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जो कि आपको कंप्यूटर चलाने के लिए, वहाँ पर कार्य करने के लिए आपको मजबूत बनाएगी। आगे हम बात करते हैं जो ऑफिसर स्केल सेकंड है जनरल बैंकिंग मैनेजर की, तो उसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, साथ में साथ आपकी है ना 50% इसमें होना चाहिए, जो कि 50% आपका परसेंट यहाँ पर होना चाहिए किसी भी डिग्री में, और 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया आपको 2 साल का। तो ये एक्सपीरियंस की अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो इस चीज़ में अप्लाई कर सकता है। ऑफिसर इन अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी भी बैंक में अगर उसने काम किया हुआ है तो वो ऑफिसर स्केल सेकंड की जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकता है, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर होता है। आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो ये 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस जिन्हें काम किया हुआ है वो विशेष ध्यान यहाँ पर देंगे। साथ के साथ बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये एक्सपीरियंस वाले जो फॉर्म थे सेकंड और थर्ड की बात करें ऑफिसर स्केल में, तो ये एक्सपीरियंस वाले थे। लेकिन जो अपन ने बात की ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, और साथ के साथ ऑफिसर असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज क्लर्क था, उसमें प्रेस बंदा चाहिए, उसमें ना कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। तो ये अगर किसी बच्चे के पास एक्सपीरियंस है तो इनमें अप्लाई कर सकता है, और साथ के साथ उनमें भी अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी BA BSc BTech या किसी भी फील्ड में आपके पास डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं इसमें साथियों, तो आपको पता है ऑफिसर थर्ड की हमने बात कर ली, इसमें मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, हम चलते हैं आगे बात करते हैं इसमें। तो आगे हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन का चार्जेस कितना रहने वाला है फॉर्म का आपका। तो एप्लीकेशन के अगर चार्ज की बात करें तो देखो एप्लीकेशन का जो चार्ज है ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड की अगर बात करें तो जो एसटी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट हैं उनको आपका कितना चार्ज है, आपका 175 रुपये ओनली, और जो आपके ऑल अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कितना है 850 रुपये चार्ज है। अदर असिस्टेंट की बात करें मल्टीपर्पज की अगर माय डियर बात करें तो देखें यहाँ पर ST SC कैंडिडेट के लिए आपका कितना चार्ज है 175 है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए चार्ज कितना है आपका 850 है। तो मंजिल को अगर पाना है तो ये चार्ज वगैरह ये चीज़ें मायने नहीं रखती है, ये कोई चीज़ें बड़ी नहीं है। अगर आपकी मेहनत रंग लाएगी तो ये चीज़ें तो आराम से इजी वे में आप यूं ही निकाल लोगे। ये दोनों का अलग अलग फॉर्म अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म अप्लाई। ये दोनों का अलग अलग है, इनको आप देखें और फॉर्म को आप अप्लाई करें अगर आप बैंक फील्ड में तैयारी कर रहे हो। तो है आपके लिए बैंक मैनेजर की पोस्ट है, ये है आपकी क्लर्क लेवल की पोस्ट है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरेगा और दोनों के लिए सिलेबस तो सेम है, बस आपका फॉर्म अलग अलग होगा और लेवल ऑफ एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो आपका अलग रहेगा। किस टाइप से रहेगा उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, पूरी चीजों को देखेंगे। पहले हल्का सा आइडिया पूरे नोटिस जो उन्होंने निकाला उसका आप ले लें। तो हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में हम बताते हैं, चलो सर आप बताइए। अगर यहाँ पर आपके प्री जो एग्जाम होता है उसकी अगर बात करें तो उसमें देखो
जिनको अंग्रेजी से डर लगता है उनके लिए बड़ा फायदे का एग्जाम है। यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, और रीजनिंग की भाई बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 40 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 40 आने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके कितने रहेंगे, 40 रहेंगे। और मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी कितने 40 है, और मार्क्स भी कितने 40 है। टोटल आपका 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आपके मार्क्स कितने रहेंगे, 80 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कितने मिनट का रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। यानी आपकी स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी क्या होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त होगी, तभी एग्जाम आपका निकलेगा। और आप जान भी सकते हो कि यार 80 क्वेश्चन 45 मिनट में बड़ी जबरदस्त है, तो आपको अभी से मेहनत स्टार्ट करना, अभी से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ऑफिसर स्केल अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग आएगी आपके कितने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, और 40 ही क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं, मैथ्स के आने वाले हैं। यानी टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे। अगर मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की क्या रहेगी, मैथ्स रहेगी। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वो भी कितना है, 45 मिनट है। तो यहाँ पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, और अच्छी तैयारी करके एग्जाम को फाइट आप कर सकते हो, क्योंकि सुनहरा मौका है और इस मौके का आपको फायदा उठाना है। इसीलिए पूरी जानकारी लेकर आज विकास सर के साथ हम आपके सामने आए हैं। चीज़ों को देखें आप। तो जैसा कि सर ने बताया कि ऑफिसर असिस्टेंट मतलब कलर की हम बात करते साथियों, तो कलर की हम बात करते हैं तो 40 ट्यूशन। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल टाइम नहीं होता। एक तो इंडिविजुअल टाइम नहीं होता, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, क्योंकि ये 40 ट्यूशन करने हैं आपको पहले, या 40 ट्यूशन ये करने आप किसी को भी कर सकते हो। इस ट्यूशन की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 ट्यूशन आ रहे हैं मान लो, तो 15 ट्यूशन इसके कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर आपको इसमें से 20 ट्यूशन आ रहे हैं तो इनको कंप्लीट कर लो। फिर बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगा के बाद की क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। तो टोटल आपके पास 45 मिनट रहेंगे। आप किसी भी पोर्शन को पहले अप्लाई कर सकते हो, और फॉर्म को इसमें अप्लाई करके आप पहले किसी भी सेक्शन को आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एग्जाम की, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एग्जाम में ऑफिसर स्केल जो कि आपके बैंक मैनेजर का है, इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा इसके तुलना में ज़्यादा कठिन रहता है। लेकिन साथियों जो कठिन होता है उसकी कट ऑफ कम जाती है, और जो कठिन नहीं होता उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कितने नंबर है, 80 नंबर का पेपर ये होता है। लेकिन इसकी कट ऑफ बात करते हैं तो इसकी 60 से लगभग 80 के आसपास ही कट ऑफ जाती है, 60 से कम इसकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाती है। तो देख लो आपको 45 मिनट में कम से कम 60 प्लस ट्यूशन करने होंगे। और ये कब होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी धुआंधार होना चाहिए कि आप इतनी स्पीड से क्वेश्चन करके ले जाओ कि आपका पेपर में 70 प्लस मार्क्स आ जाए। और इन सभी चीज़ों के लिए हमारे RCM जो मैथ और रीजनिंग गुरु है, ये आपको सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध करा देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे सिलेबस को आपको तैयार करना है, और बैंकिंग में अपना कैरियर कैसा बनाना है। आने वाले समय में आपके लिए क्लासेज उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो इसके में जो भी 40-80 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें भी वही टाइम होता है। लेकिन इसके लेवल में इसका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और इसकी कट ऑफ की हम बात करते हैं तो मिनिमम 55 से लगभग 65 के बीच में 80 में से ये कट ऑफ जाती है। किस में से, 80 में से ये कट ऑफ जाती है। और इसकी बात करते हैं तो 80 में से 80 तो नहीं गए अभी तक, लेकिन लगभग इस बात की तैयारी करते हैं, इतनी तैयारी कर लो कि आप इसमें नंबर ला सकते हो। आपको एग्जाम लेवल भी बता दिया जाएगा, पेपर भी सोल्व करवाएंगे हम। और साथ के साथ में ये तो हो गई आपकी प्री की बात। पर एग्जाम की हम बात कर लिए जो कि 45 मिनट का आपका सेक्शन है और 80 क्वेश्चन है। केवल आपके 2 ही सब्जेक्ट आएंगे साथियों। जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो अपना सुनहरा मौका ना गवाए और इसके लिए तैयार हो जाए। 10,500 वैकेंसी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में साथियों इसमें क्या होता है, आप देखिए इसमें देखिए आप एक सेकेंड कि इसमें देखिए कि मेंस एग्जाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है, जिसमें कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन से, RCM सर का रीजनिंग सब्जेक्ट, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीके जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेली करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स आती है आपकी 6 महीने की। 6 महीने की जो करंट अफेयर्स आती है उसके ट्यूशन आते हैं साथियों 40 ट्यूशन 40 नंबर के। रीजनिंग आती है 40 ट्यूशन 50 नंबर की। कंप्यूटर की बात करते हैं तो 40 ट्यूशन आते हैं 20 नंबर की, मतलब एक ट्यूशन आधा नंबर का। ठीक है सर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो इसमें 2 लैंग्वेज होती है, इंग्लिश और हिंदी। अब जिस बच्चे की, तो आपने देखा रीजनिंग आएगी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और आपकी मैक्सिमम कितने 50 नंबर की रहेगी। और कंप्यूटर नॉलेज के भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स रहेंगे आपके कितने 20।
जनरल अवेयरनेस की बात करें जो अभी चल रहा है आपका डेली, कितने नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे और 40 नंबर की रहेगी। और यहाँ पर इसे आप डेली पढ़कर पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर इस पर ला सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऐसा पार्ट है जिसमें टाइम भी कम लगेगा और पूरे में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। फिर बात करें इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो यहाँ दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश को चुन सकते हो और हिंदी अच्छा है तो हिंदी को चुन सकते हो। यानी जो दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए चीजें क्या है, फायदेमंद है। हिंदी भी वही जो कि अपने प्रकाशक पढ़ाते हैं, जैसे कि आपको मुहावरे, लोको पंक्तियां, पैसेज, गद्यांश, ये सब हिंदी में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में वही सारी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाई जाती है। रीजनिंग की बात करते हैं तो वही ब्लड रिलेशन, वही पजल, वही सबसे सारी चीजें, वो पूरी चीजें आपके यहाँ करवाई जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। यानी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 2 घंटे का ये एग्जाम आपका होने वाला है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। यानी आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। और स्पीड जबरदस्त तब होगी जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें इस एग्जाम में, जैसे बात करें कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके आते हैं तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। अगर आपकी बात करें जीके वाले पार्ट की बात करें, करंट वाले पार्ट की बात करें, स्टैटिक्स वाले पार्ट की बात करें, अगर आपको याद है और चीजें अगर आपने पढ़ी हुई हैं और 1 साल से आप मेहनत उस पर अगर कर रहे हो तो वहां पर डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। वहां पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, वहां पर टाइम आप सेव कर सकते हो। और करंट की डेली क्लास आपकी चल रही है, अगर डेली जो पढ़ाया आपको जरा उसको कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर साथियों इसमें हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं कि जो ऑफिसर असिस्टेंट होता है इसके प्री एग्जाम की कट ऑफ मैंने बताई लगभग 60 से 80 के बीच में होती है। लेकिन इसी एग्जाम की मेंस की हम बात करते हैं तो इसकी 100 से 130 के लगभग अभी हाल ही में कट ऑफ जारी की है। मतलब 200 में से आपको 100 से 130, इसमें ऑल कैटेगरी शामिल की हुई है, SC ST OBC जनरल सभी इस कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है। मतलब जब भी इसमें क्या होगा, प्री और मेंस 2 एग्जाम होता है सर इसमें, है ना। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, और इंटरव्यू नहीं होता तो साथ में इसमें क्या होता है, प्री एग्जाम पास कर लिया, मेंस आप देने जा रहे हो, आपके नंबर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, कट ऑफ पास हो रही है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 1 महीने के अंदर आपको सीट मिल जाएगी बैंक में। मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्का हो जाएगी। मतलब इतना सुनहरा मौका है, इतनी स्पीड होती है बैंक की कि फॉर्म भरा, फॉर्म के 1 महीने बाद पेपर आया, 1 महीने बाद मेंस हुआ और 1 महीने बाद आपको नौकरी मिल गई। मतलब कहने का मतलब है टाइम पर चीजें हो जाती है। मतलब आपको मतलब जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ का इंतजार करने की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट इसका ये होता है। अगर इसी में बात करते हैं कट ऑफ की तो इसमें जाती है इंडिविजुअल कट ऑफ। इंडिविजुअल कट ऑफ इनमें जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की कट ऑफ लगभग 8 से 15 नंबर अभी हाल में जो कट ऑफ गई है उसी के आधार पर इसको बढ़ाकर अपन बात करेंगे तो 8 से 20 नंबर तक इसकी कट ऑफ रहने वाली है। किसमें से, 40 में से, 50 नंबर में से। आगे हम बात करते हैं इसमें तो इसकी कट ऑफ जाती है 8 से 10 नंबर इसकी कट ऑफ जाती है 20 में से। ठीक है साथियों। अगर इसकी हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की तो इसकी भी 15 लगभग 15 नंबर तक इसकी कट ऑफ जाती है। इंडिविजुअल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 50% आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी सेक्शन को अच्छा बना दिया और उसमें पास हो जाओ और इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ पास नहीं हो रहे। सभी सब्जेक्ट में पास होना आपको क्या है, जरूरी है। यानी सभी सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर इसकी बात करते तो 8 से 12 और इसकी में बात करते तो 8 से 15 नंबर ये इनकी इंडिविजुअल कट ऑफ रहती है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश सेक्शन लेता है तो 8 से 15-12 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स की हम बात करते हैं तो आपके 50 में से कितने नंबर आने चाहिए, लगभग 15 से 17 नंबर इसमें कट ऑफ में आने चाहिए। मतलब कि आपका टाइम ड्यूरेशन में इतनी कट ऑफ तो आपको लानी है। साथ के इंडिविजुअल कट ऑफ की जो बात कर ली हमने, इसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ आपकी होनी चाहिए 100 से 130 के बीच में। ये हो गई सर इसकी बात कलर की। लेकिन हम इसी का सिलेबस बात करते तो ये सिलेबस किसमें आपका, इसमें ऑफिसर स्केल जो कि आपका बैंक मैनेजर की पोस्ट है। बैंक मैनेजर में भी वही है जो कि हम बात कर रहे हैं, वही चीजें, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वही है, मार्क्स आपके वही हैं, बस आपका लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है और आपकी कट ऑफ चेंज हो जाती है। तो लेवल इसमें थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन मेहनत करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे तो दोनों एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी, दोनों पोस्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी।
अगर इसकी इंडिविजुअल कट ऑफ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कट ऑफ बहुत कम जाती है, उसके लेवल में आधी आधी जाती है। मतलब हम बात करते हैं तो 8 नंबर, 8 से 10 नंबर यहाँ मान लो, 8 से 10 नंबर यहाँ मान लो। इसकी बात करते हैं हम तो जनरल अवेयरनेस में लगभग 10 नंबर मान लो। इसकी बात करते हैं तो हिंदी में आपके 12 से 15 नंबर मान लो। मतलब ये इंडिविजुअल कट ऑफ का एक क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कितने नंबर आपको लाने हैं। लगभग हल्का आइडिया आपको दे रहे कि यार इससे तो आपका यहाँ इतना आसपास तो आपको तैयारी करनी है। और ओवरऑल जो कट ऑफ बात करते हैं 200 में से इस साल के अगर कट ऑफ की बात करते हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम निकले और बच्चों ने मेंस एग्जाम पास किए, वो कट ऑफ लगभग 7 और लगभग 50 से 70 के बीच में रही है। 200 में से देख लो आप कितने से नंबर आते हैं। मतलब अगर आपने प्री पास कर लिया जो कि मैंने बताया 56 से 65 नंबर के बीच में, और मैनेजर की हम बात कर रहे हैं तो 50 से 70 नंबर। अगर कुछ राज्यों की हम बात करें तो 38 से 45 नंबर के बीच इसकी कट ऑफ रही है। तो देखिए सर 200 में से इतने नंबर लाने हैं। अगर जो जनरल अवेयरनेस में अच्छे से कर रहा है और बाकी में इंडिविजुअल कट ऑफ मेन चीज है इंडिविजुअल कट ऑफ का, क्योंकि कुछ बच्चों का कोई पार्ट अच्छा होता है और कहीं दूसरे पार्ट में वो रह जाते हैं। इस कारण से यही कारण है कि ओवरऑल जो कट ऑफ जा रही है वो आपकी कम जा रही, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टों में जितने भी आपके इंडिविजुअल पार्ट है उनमें आपको कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ है वो पार करना जरूरी है। लेकिन आपकी जो अच्छा सब्जेक्ट है जैसे कि सर की रीजनिंग हुई, अगर इसको अच्छा है तो इसमें आप 40 में से मान लो 35 नंबर ले आओ, बाकी में इंडिविजुअल कट ऑफ ले आओ, वो है जरूरी। अगर आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छा कर रहे हो आप तो इसमें एक काम करो, इसमें अच्छा नंबर ले आओ, 30+ नंबर इसमें ले आओ, बाकी इंडिविजुअल कट ऑफ अब देखो ओवरऑल कट ऑफ वो है, पर आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो इतना कर लो कि जो अपना बेस्ट है उसको तो बेस्ट बना लो और साथ के साथ इतनी तैयारी ऐसे करो जो कमजोर है उसे भी अच्छा बनाओ आप, ठीक है। और ऐसा करोगे तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया बता दिया, साथ के साथ में आपको एग्जाम लेवल बता दिया। तो कलर की तो बात हो गई, कलर में पास हो गए तो लग गई नौकरी। लेकिन इसमें अगर आप पास हो गए प्री और मेंस में तो इसमें नेक्स्ट पेज जो होता है वो होता है सर इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू का आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि बैंकिंग की जो इस्टेब्लिशमेंट है, किन किन बैंकों के कौन CEO है, MD है, साथ में जो बैंकिंग की जो अपन बात करते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन एक्ट है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। साथ ही के साथ में आपकी जनरल नॉलेज पूछी जाती है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया जाता है। सारे इंटरव्यू की आपकी भी तैयारी करा दी जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे जो बैंकिंग है लेवल हार्ड होता है, पेपर ऐसा आता है, हमने कभी एग्जाम नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मौका लो, ठीक है सर। तो आप बताइए आगे मैं निकालता हूँ इसको, आगे फिर जानकारी देते हैं कि कितनी सीट कहाँ पर आई है और राजस्थान की और अदर स्टेट की हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी लैंग्वेज दी हुई है साथियों कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, ठीक है। आगे निकालते हैं हम, इसमें बात करते हैं। तो ये देखो आप, ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि टाइम ड्यूरेशन हिंदी इंग्लिश सब में दोनों लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा आपका ना। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो सीटों की बात करते हैं हम। एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन के जो RRB का होता है ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी, ठीक है। PET इस बार नहीं होगा। जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसमें नोटिफिकेशन में दिया है, क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स PET ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो स्केल 1st, 2nd और 3rd के लिए इंटरव्यू होता है। ऑफिसर स्केल के लिए इसमें ऑफिसर असिस्टेंट के लिए इसमें इंटरव्यू नहीं होगा आपका। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इंटरव्यू रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू रहेगा वो आपका कितने का रहता है? 100 मार्क्स का रहता है। और क्या पूछा जाता है वो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इंटरव्यू का आपको दिया होता है 80 और 20 का इसमें रेशियो रहता है आपका। जो एग्जामिनर का जो 80-20 का इसमें रेशियो दिया होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम समझा दी जाएगी। फिलहाल प्री और एग्जाम के बारे में आप सोचिए और फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो कि फॉर्म में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा सर, PDF इनको भेज दिया जाएगा बच्चों को या लिंक करा दी जाएगी। आगे इसमें बात करते हैं वैकेंसी की।
तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है मल्टीपर्पज में। जैसे आपने मेंस पास किया, डायरेक्ट आपके पास जो लेटर आएगा वो ऑफर लेटर ही होगा एक तरह से। आपको कुछ भी नहीं करना चाहते हो, कुछ भी नहीं, मात्र 3 या 4 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी इसमें। तो 3 या 4 महीने में अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो 3 या 4 महीने में आप नौकरी लग जाओगे। इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी कर दिया है, आज जून में अभी इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ के साथ इसका जो पेपर होगा वो पेपर होगा सर अगस्त में, अगस्त का पेपर होगा। टाइम है आपके पास, आप तैयारी कर सकते हो। और अगस्त में इसके प्री एग्जाम होंगे, 1 अगस्त से इसके क्लर्क और पीओ के एग्जाम होने लग जाएंगे। और साथ के साथ में सितंबर और अक्टूबर में इसके मेंस एग्जाम होने लग जाएंगे। और जैसे सितंबर और अक्टूबर में मेंस एग्जाम हुए तो इसकी दिवाली के बाद दिसंबर या जनवरी में ऑफर लेटर मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल फिक्स रहता है इसका प्रोसेस जो बैंक का रहता है, टाइम पे एग्जाम हो जाता है और ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लेता है। ठीक है, हम चलते हैं अब सीटों की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो सीटों की हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्म रिक्वायरमेंट जो आपको फॉर्म भरना है, प्रोसेस जो अप्लाइंग फॉर्म है ये तो आप फॉर्म भरोगे, पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट सम इम्प्रेशन, हैंड राइटन डिक्लेरेशन, ये नॉर्मल वही चीज़ है। में ये लिखना है कि मैं जो भी हमारा नाम है मैं घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई सारी पुष्टि सही है या गलत है, इन सभी को मैं। ये तो आपको भली बात ही पता भी होगा, फॉर्म अगर आप भरते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सीटों की निकालते हैं। तो 1 सेकेंड इसमें रुकना सर, ये अनाउंसमेंट किया हुआ है, ये सारी टेंटेटिव डेट की हम बात। ये डेटें हैं, टेंटेटिव आपकी डेट दी हुई है, क्या क्या है इनको देखते जाए आप। बताइए इसमें, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड एडिटिंग, आपका नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है 8/6/2021 से 28/6/2021 तक, यानी 8 जून से 28 जून तक यहाँ पर आपकी डेट इन्होंने दे रखी है। तो वो रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म भरने की डेट आपकी रहेगी। और जैसे पेमेंट की वो डेट रहेगी, वो रहेगी आपकी 8 से 28 ही रहने वाली है। और डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ एग्जाम ट्रेनिंग ये रहेगा आपका 9 से, यानी जुलाई के आसपास इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपका प्री एग्जाम की डेट दी हुई है। तो साथियों, आपकी जो कंडक्ट प्री एग्जाम ट्रेनिंग हो गई, पीएटी की हमने बात कर ली, 9/7/2021 को होगा। साथ ही अगर इसकी बात करते हैं एग्जाम की, तो आपकी एग्जाम टेंटेटिव डेट है जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई से अगस्त दिया हुआ है, आपका पेपर आ जाएगा, है ना। तो ये जुलाई अगस्त में आपका पेपर आ जाएगा। इसके अलावा बताइए सर कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्री एग्जाम आपका अगस्त में होगा, अगस्त के आसपास रहेगा। डली हुई है साथियों, 1 अगस्त 8 अगस्त आपको ये सारी चीजें बता दी जाएगी, डेट डली हुई है। रिजल्ट का भी इन्होंने बताया सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपका डाउन, फिर बात करें इसकी जो मेन एग्जाम है, तो मेन एग्जाम आपका सितंबर के जैसे ही प्री का आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी मेन एग्जाम की डेट आपकी आ जाएगी। तो पूरी चीजें सिस्टम से है, 15 से 20 दिन आपको बीच में मिलेंगे, लेकिन पूरी चीजें सिस्टम से हैं, यानी एक टाइम पीरियड में आपका पूरा एग्जाम का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई कर दें और मेहनत करना आप क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। तो कॉल लेटर मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जाम का, एग्जाम हो गया, उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट आ गया आपका अक्टूबर में, और इसके बाद में जो भी इंटरव्यू के जो पोस्ट है उनके अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू हो जाएंगे। वो चीज़ आप एक बार अप्लाई करो, चीज़ों को बाद की पूरी कहानी अपने आप होती जाएगी, पूरा सिस्टम आपका बनता जाएगा। जनवरी तक आपको मेन चीज़ अभी आपको अप्लाई करना है और क्या करना है, तैयारी करना है। मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए। अब सीट की हम बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, तो हम सबसे पहले चलते हैं सर हमारे राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 2 प्रमुख बैंक है। 2 प्रमुख बैंक की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन कौन सा बैंक है, एक तो है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, और साथ के साथ में मरुद्रा ग्रामीण बैंक। और ये आपकी सीटें दी हुई है, ये सारी सीटें दी हुई है SC ST OBC PWD और ये जनरल वालों के लिए। तो ये सारी सीट आपके लिए दी हुई है साथियों। एक बार इन सभी सीटों को जानकारी ले, और ऐसा नहीं कि हम राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम अपन राजस्थान के अलावा भी अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी नौकरी वहाँ लग गई तो आपका ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होगी, इसलिए एक बार सोच समझ कर आप फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन हम राजस्थान की बात करते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा कट ऑफ जाती है। लेकिन अदर स्टेट की जैसे एमपी और गुजरात, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ कंपेयर टू राजस्थान कम कट ऑफ जाती है। तो बच्चे जाना ज़्यादा चाहते हैं कहाँ पर, अदर स्टेट में। तो थोड़ा आप सोच लीजिएगा, यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप राजस्थान से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इसी में हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक की हम बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए 92 और 21 पोस्ट है। ये SC ST OBC इनके लिए दी हुई है। देखो ये SC ST OBC EWS और जनरल के लिए ये कट ऑफ दी गई है, और इधर PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये यहाँ पर दी गई है। तो आप गुजरात का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। गुजरात में 92, 21 ये SC ST और ये जो OBC है, इन सभी के लिए ये सीट दी हुई है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें निकलती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बैंक हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं बात करता हूँ आपके सामने। तो आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक या प्राथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्राथमा यूपी ग्रामीण बैंक है जो कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था भारत का, प्राथमा है ना, प्रथमा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो SC वालों के लिए 49, 19, 7 ये सारी वैकेंसी आपको दी हुई है, और इसमें 45 ST वालों के लिए ये, जनरल वालों EWS वालों के लिए ये सारी चीज़ें जनरल वालों के लिए। देखो आप कितनी वैकेंसी, 6, 7, 7 और 5 12, 9 और 8 17, 2 19, ठीक है, 19 1 20, 2 और 3 1 4 2 6, लगभग 602 वैकेंसी जनरल वालों के लिए। मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है किसमें, यूपी में। तो आप जा सकते हो, कहीं पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस तैयारी आपको इतनी अच्छी करनी है कि आपके जो 80 की जो क्राइटेरिया कट ऑफ रहे वो आपकी क्लियर हो जाए। मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है साथियों प्री एग्जाम में। और प्री एग्जाम में आपकी जो नंबर है वो नंबर ऑफ वैकेंसी, साथ ही साथ आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस, जो आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, हज़ारों पेज आपको रफ पेज बर्बाद करने हैं। वो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस सॉलिड है। मतलब मस्त आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बैंक कुछ भी नहीं मांगता, ओनली स्पीड मांगता है, और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बात कर ली। वो सारे बैंक की यहाँ पर कैटेगरी की वाइज इसमें क्या दिया हुआ है, आपको सीट दी हुई है। आगे हम इसमें बात करेंगे साथियों। तो देखिए आप, ये था हमारा सारी चीज़ों के लिए बात की गई है, जिसमें तीनों पोस्ट ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकेंड और ऑफिसर स्केल थर्ड के साथ साथ ऑफिसर असिस्टेंट जो कलर की वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें बात करना चाहता हूँ तो आप एक काम करना है, इसमें सिलेबस की मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे कि रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो रीजनिंग में जैसे कि हम बात करेंगे तो आपको लगभग इसमें सबसे मेन पार्ट होता है पजल का। पजल के साथ आपको सीटिंग अरेंजमेंट और हम बात कर रहे हैं साथियों इसमें किसकी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, और आपके मेन पार्ट होता है एक इनइक्वलिटी का ये पार्ट होता है। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है, हम बता देंगे सिलेबस में। ये RCM सर का पार्ट है, ये RCM सर का पार्ट आपको अच्छे से कर लेना है। हम RCM सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अच्छे से पढ़ाए, है ना। आगे हम बात करेंगे इसमें। तो रीजनिंग के बाद अगर जीके की पार्ट करते हैं, जीके GA जनरल अवेयरनेस के, तो इसमें 40 नंबर का ये पार्ट होता है। 40 नंबर में से आप 40 भी ला सकते हो यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। साथ के साथ में हम बात करते हैं 40 के 40 नंबर आप ला सकते हो। साथ के साथ आप इसमें क्या करोगे कि डेली की जो करंट अफेयर्स है जिसमें बैंकिंग का जो पार्ट आता है उसको आप नोट करते जाओ। इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आधा नंबर क्वेश्चन होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपके 20 नंबर का ये पार्ट होता है कंप्यूटर का। 20 नंबर का ये पार्ट होता है किसका, कंप्यूटर का। आगे इसी में मैं बताना चाहूँगा आपको, तो एक सेकेंड, आगे इसमें मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जैसे कि हमारी बात कर ली मैथ की, तो मैथ में सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है वो DI का पार्ट होता है। किसका होता है, DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का इसमें पार्ट होता है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ यहाँ पे DI साथ में आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो कि आपको DI होती है, पाई चार्ट वगैरह DI में और भी इसमें पार्ट होते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं तो आपके मैथ में जो क्वेश्चंस का पार्ट रहता है वो डिवाइडेशन, आपके जैसे कि आप बात करते हो सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल, गुणा, जोड़, बाकी भाग, ये होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स के टीचर्स के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर इसमें बात करते हैं अपन तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ गए, साथ के साथ में इसमें DI आ गई, और आपको DI के अलावा इसमें
इसमें अर्थमेटिक का जो पार्ट होता है, अर्थमेटिक का मतलब अर्थमेटिक में कौन कौन सी एक्सरसाइज, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, इनके सबके ट्यूशन आपके आते हैं और इन सबकी ट्यूशनों को आपको अगर ध्यान से आपने 1 या 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लो तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे और भूलोगे नहीं। आप बिल्कुल लो लेवल से एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि हाई लेवल में आपका एग्जाम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपका उपलब्ध करा दिया गया है। तैयारी आप आज से स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत होना चाहिए साथियों कि आपका टारगेट अगर बैंक बन गया है तो बैंक में आप है ना बहुत अच्छा टारगेट प्राप्त कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि बैंकिंग के बारे में नॉलेज थी। और साथ के साथ में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें तैयारी करके लगातार बने रहना है। आपको टाइम टू टाइम सभी वैकेंसीज की जानकारी और साथ के साथ में आपको उनकी डिटेल में जानकारी मिलेगी। इसमें अब ये बात करते हैं बैंक की, तो SBI कलर का फॉर्म जिन्होंने भर दिया है उनके लिए भी अच्छा मौका है। मान लो SBI कलर की आप तैयारी करिए, आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुकता है, तो आप हिंदी जो सब्जेक्ट है उसको चूज करके आप मेंस की तैयारी कर लो और अभी से स्टार्ट कर दो। ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म की अच्छे से जानकारी एक बार फिर से अपने माध्यम से ले लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और अच्छे से फॉर्म भर के आप इसके डेली नोटिफिकेशन डेली सिलेबस के अनुसार तैयारी स्टार्ट कर देना। RCM सर बताइए इनको कि और क्या क्या चीज़ें इसमें। तो साथियों आपको पूरी जानकारी एग्जाम के बारे में बताइए और मेरे ख्याल से उम्मीद भी करता हूं कि बातें आपको समझ आई होगी, नॉलेज आपको मिली होगी। तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर दें और अप्लाई करके तैयारी में जुट जाएं अगर आपको नौकरी लगना है, क्योंकि बैंक का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। टाइम पे आपका एग्जाम हो जाता है और टाइम पे एग्जाम हो जाता है, आपके पास टाइम है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपके अंदर हौसला है और आपके अंदर अगर मेहनत करने का जज्बा है तो आज 0 लेवल से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक दें। तो मेहनत करें, दिल लगा के मेहनत करें। वो कहते हैं भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आपको रास्ता चूज करना है, आपको मेहनत करना है और मेहनत करोगे तो मंजिल आपको अपने आप मिलेगी। तो ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी करें, ज़बरदस्त तरीके से आप मेहनत करें। पूरी जानकारी यहाँ पर आज आपको दी गई है और जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो जो भी बैंक फील्ड में जाना चाहते हैं वो सभी भाई अप्लाई करें और तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दें। समय पर चीज़ों को ना टालें कि यार समय ऐसा चल रहा है मैं तैयारी नहीं करूंगा, मेरी तैयारी कैसे होगी। ये पूरी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप मेहनत करें, अभी से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल अगर आपके अंदर जज्बा है तो मंजिल आपको मिलेगी। बहुत सारी जानकारी विकास सर के द्वारा आपको दी गई है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और यहीं तक हम सेशन को साथ BSTC का भी बताती है, जो भी बताते हैं वो करते हैं ख़त्म। चीज़ें आपको समझ आई होगी, उम्मीद है जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद। और विकास सर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करके पूरी जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू साथियों। ठीक है, ये सेशन में बनने के लिए रहने के लिए धन्यवाद। और जिस भी साथी को ये सेशन पहुंचाना है आपको, उन सभी साथियों को आप सेशन पहुंचा देना जो भी आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार जो भी है आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक में करियर बना लेते हो तो ऐसी की नौकरी आप पा लेते हो, जैसे कि आपको पता है। और आपसे आपके गाँव में क्या बोला जाएगा, बाबू साहब, बैंक मैनेजर साहब आइए बैठिए, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लगा रहना है। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।